अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओरिएंट एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त आमिर खान। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। स्टार्ट विद वाई, साइमन सिनिक की शाहकार तसनीफ। क्यों से शुरू करें। जिन हजरात ने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम इस किताब का पहला हिस्सा सुनेंगे। हिस्सा अव्वल, एक ऐसी दुनिया जो क्यों के साथ शुरू नहीं करती। सबक नंबर 1, फर्ज करें आपको मालूम है। एज्यूम दैट यू नो। एक सर्द जनवरी के दिन एक 43 साल शख्स ने अपने मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से हल्फ लिया। उसके साथ साबका एक मशहूर जनरल खड़ा था जिसने 15 साल कबल अपनी कौम की मुसल्लह अफवाज को एक जंग में कमांड किया था जिसके नतीजे में जर्मनी को शिकस्त हुई। नौजवान रहनुमा ने रोमन कैथोलिक मजहब में परवरिश पाई। उसने अगले 5 घंटे उसके एहजाज में परेड देने में खर्च किए और वो सुबह 3 बजे तक मनाते रहे। तुम जानते हो मैं किसके बारे में बयान कर रहा हूँ? हाँ, ये 30 जनवरी 1933 की बात है। मैं एडवुल्फ हिटलर की वजाहत कर रहा हूं। और नहीं, ज्यादातर लोग फर्ज करेंगे जॉन एफ कैनेडी को। बात यह है कि हम मफरूजे बनाते हैं। हम हमारे आसपास के दुनिया के बारे में मफरूजे बनाते हैं जो कभी कभार नामुकम्मल या गलत मालूमात पर मबनी होते हैं। इस मामले में मेरे पेश करदा मालूमात नामुकम्मल थे। आप में से बहुत से लोगों को यकीन था कि मैं जॉन एफ कैनेडी को बयान कर रहा हूं, यहां तक कि जब मैंने एक छोटी सी तफसील तारीख शामिल कर दी। यह जरूरी है क्योंकि हमारा सलूक हमारे मफरूजों या हमारी ख्याली सच्चाइयों से मुतासिर होता है। हम वो फैसले करते हैं जो हम लोग समझते हैं कि हम जानते हैं। यह बहुत पुरानी बात नहीं है कि अक्सरियत लोगों का ख्याल था कि दुनिया फ्लैट है। इस ख्याली हकीकत का हमारे रवैये पर असर पड़ा। इस मुद्दत के दौरान बहुत कम रिसर्च हुई। लोगों को खदशा था कि अगर वो बहुत दूर तक सफर करते हैं तो शायद वो जमीन के किनारे से गिर जाएंगे, तो ज्यादातर वक्त तक इस ख्याली हकीकत पर डटे रहें। ये उस वक्त तक मालूम नहीं था जब तक मामूली तफसील से इंकशाफ नहीं हुआ कि दुनिया गोल है। इससे बड़े पैमाने पर तब्दीली हुई। इस दरियाफ्त के बाद मुआशरे सैयारे से तजावुज करना शुरू हुए। तिजारती रास्ते कायम हुए। मुसालिहे की तिजारत, मुआशरे के माबैन नई आइडियाज मसलन रियाजी का इश्तराक किया गया जिसने हर तरह की बिदात और तरक्की को फरोग दिया। एक सादा गलत मफरूजे की इस्लाह ने नस्ल इंसानी को मुतारिक कर दिया और आगे बढ़ाया। अब गौर करें कि तंजीमें कैसे बनती हैं और फैसले कैसे होते हैं। क्या हम वाकई जानते हैं कि कुछ तंजीमें क्यों कामयाब होती हैं और दूसरे क्यों कामयाब नहीं होती, या हम सिर्फ फर्ज कर लेते हैं? इससे कोई गर्ज नहीं कि आपकी कामयाबी की तारीफ एक मुकर्ररा स्टॉक की कीमत का हदफ हो। किसी की एक मुकर्ररा रकम बनानी होती है। आमदनी या मुनाफे के हदफ को पूरा करना, एक बड़ी तरक्की हासिल करना, अपनी कंपनी शुरू करना, गरीबों को खाना खिलाना, अवामी दफ्तर को जीतना। हम अपने मकासद के हासूल के बारे में किस तरह चलते हैं वो बहुत यकसा है। कुछ हम में से सिर्फ उसे बिगाड़ देते हैं, लेकिन हम में से अक्सरियत कोशिश करते हैं कि कम से कम कुछ डेटा इकट्ठा करें ताकि हम तालीम याफ्ता फैसले कर सकें। कभी कभी इस इज्तिमा का अमल रस्मी होता है जैसे पोल्स का इनेकाद या मार्केट की तहकीक, और बाज़ औक़ात यह गैर रस्मी होता है जैसे अपने दोस्तों और साथियों से मशवरा मांगना या कुछ नुक्ता नज़र फराहम करने के लिए हमारे अपनी ज़ाती तजर्बे पर गौर करना। अमल या अहदाफ से कतई नज़र हम सब चाहते हैं कि हम तालीम याफ्ता फैसले करें। मजीद अहम बात यह है कि हम सब सही फैसले करना चाहते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं, लेकिन इससे कतई नज़र कि हम जो डेटा इकट्ठा करते हैं तमाम फैसले उसके मुताबिक नहीं होते हैं। कभी कभी उन गलत फैसलों का असर मामूली होता है और बाज़ औक़ात यह तबाकुन होता है। नतीजा कुछ भी हो, हम उस पर मबनी फैसले करते हैं कि दुनिया के बारे में तासुरात जो हकीकत में पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो सकते। बिल्कुल इसी तरह जैसे बहुत से लोगों को यकीन था
کہ میں اس سیکشن کے آغاز میں جان ایف کینیڈی کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو یقین تھا کہ آپ ٹھیک ہیں، یہاں تک کہ آپ اس پر شرط لگا سکتے ہیں، ایک مفروضے پر مبنی ایک رویہ، جب تک کہ میں نے اس کی چھوٹی سی تفصیل پیش نہیں کی۔ ناجائز فیصلے صرف غلط مفروضوں پر ہی نہیں لیے جاتے۔ کچھ بعض اوقات معاملات جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ کیوں، لیکن کیا ہم سچ میں جانتے ہیں کہ جو نتیجہ جس طرح آپ چاہتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے آپ بار بار دہرا سکتے ہیں؟ میرا ایک دوست ہے جو اپنے پیسوں میں سے کچھ سرمایہ کاری کرتا ہے۔ جب وہ اچھی طرح کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کی وجہ اس کے دماغ اور صحیح سٹاک کے انتخابات کی صلاحیت ہے، کم سے کم اس کے مطابق۔ لیکن جب وہ پیسہ کھو دیتا ہے، وہ ہمیشہ ہی مارکیٹ کو مورود الزام ٹھہراتا ہے۔ مجھے اس کے منطق کی لکیر سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یا تو اس کی کامیابی اور ناکامی اس پر منحصر ہے کہ وہ اپنی عصمت اور اندھے پن کا مالک ہیں، یا وہ اچھے اور برے قسمت پر قابض ہیں، لیکن یہ دونوں نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہم یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہمارے تمام فیصلوں سے بہترین نتائج برآمد ہوں گے؟ ان وجوہات کی بنا پر جو ہمارے مکمل طور پر قابو میں ہیں۔ منطق حکم دیتا ہے کہ مزید معلومات اور ڈیٹا ہر چیز کی چابی ہے، اور یہ بالکل وہی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، کانفرنسوں میں شریک ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ سنتے ہیں، اور دوستوں اور ساتھیوں سے پوچھتے ہیں۔ سب کے بارے میں مزید معلومات کے مقصد کے ساتھ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے یا کس طرح عمل کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ کر چکے ہیں اور ایسی صورتحال میں رہ چکے ہیں جس میں ہمارے پاس سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے اور بہت سارے اچھے مشورے ملتے ہیں، لیکن چیزیں تب بھی بالکل ٹھیک نہیں ہوتی، یا شاید یہ اثر صرف ایک مخصوص وقت کے لیے رہا، یا کچھ ایسا ہوا جس کے ہم منتظر نہیں تھے۔ آپ سب کے لیے ایک فوری نوٹ جس نے سیکشن کے آغاز میں ایڈولف ہٹلر کا صحیح اندازہ لگایا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے جو تفصیلات دی ہیں وہ ہٹلر اور جان ایف کینیڈی دونوں کے لیے ایک جیسی ہیں۔ اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ آپ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے، مفروضات آپ دیکھیں، یہاں تک کہ جب صوتی تحقیق پر مبنی ہوں تو ہمیں گمراہ کر سکتا ہے۔ بدعی طور پر ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اعداد و شمار اچھے مشورے کے پہاڑ بھی ہوں، اگر چیزیں توقع کے مطابق نہیں چلتی، یا شاید اس لیے کہ ہم ان معاملات میں کبھی کبھار چھوٹ جاتے ہیں جو بہت اہم اور چھوٹے ہوتے ہیں، ہم اپنے تمام ماخذ پر واپس چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ نیا تلاش کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا کرنا ہے، اور مکمل طور پر عمل دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ مزید اعداد و شمار تاہم ہمیشہ مدد نہیں کرتے، جیسے خاص طور پر اگر کوئی ناقص مفروضہ حرکت میں ہو تو وہ پہلے سے ہی پورے عمل کو طے کرتا ہے۔ اور بھی عوامل ہیں جس پر غور کرنا ضروری ہے، جو ہمارے عقلی تجزیاتی معلومات کے بھوکے دماغ سے باہر موجود ہیں۔ ایسے اوقات ہوتے ہیں جن میں ہمارے پاس کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہوتا، یا مشورہ یا معلومات کو نظر انداز کرنے کا انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ہم اپنے فیصلے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور چیزیں ٹھیک ٹھیک کام کرتی ہیں۔ کبھی کبھی توقع سے بھی بہتر حوصلہ اور عقلی فیصلہ سازی کے مابین یہ رقص بہت زیادہ اس بات کا احاطہ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کاروبار کرتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں۔ ہم تمام اختیارات کا ہر طرف سے مطالعہ جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن تمام اچھے مشوروں اور تمام قابل توجہ ثبوت کے اختتام پر ہم جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں رہ جاتے ہیں کہ کس طرح کی وضاحت یا فیصلہ کرنے کا طریقہ، ایسی حرکت جس سے مطلوبہ اثر برآمد ہوتا ہے جو دہرایا جا سکتا ہے، ہم کیسے 20 میں سے 20 دور اندیشی کر سکتے ہیں۔ امریکی کار ایگزیکٹو کے ایک گروپ کی ایک حیرت انگیز کہانی ہے جو جاپانی اسمبلی لائن دیکھنے جاپان گیا تھا۔ لائن کے آخر میں دروازے گاڑی کے قبضے میں ڈالے گئے تھے، ویسے ہی جیسے امریکہ میں ڈالے جاتے تھے، لیکن کچھ غائب تھا۔ ریاست متحدہ میں ایک لائن ورکر ہوتا تھا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ایک ربڑ لیچ لے کر دروازے کے کناروں کو تپتپایا کرے تاکہ دروازے بالکل فٹ ہو جائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جاپان میں اس نوکری کا وجود نہیں تھا۔ الجھن میں امریکی آٹو ایگزیکٹو نے پوچھا کہ انہوں نے کس موقع پر اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ دروازہ بالکل فٹ ہے۔ ان کی جاپانی گائیڈ نے ان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے مسکرا دیا۔ ہم اس بات کا یقین اس وقت کرتے ہیں کہ جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ اس وقت فٹ بیٹھتا ہے۔
जापानी ऑटो प्लांट में उन्होंने मसले की जांच और बेहतरीन हल निकालने के लिए आदाद शुमार जमा नहीं की। उन्होंने शुरू से ही मतलूबा नताइज को इंजीनियर किया। अगर वो अपनी मतलूबा नताइज हासिल न करते तो वो समझ गए थे कि ये सब अमल के आगाज पर ही उनके किसी फैसले की वजह से है। दिन के इख्तिताम पर अमरीकी साख्ता और जापानी साख्ता कारें फिट दिखाई दी जब हर एक को असेंबली लाइन से उतारा गया। सिवाय जापानियों को किसी को हथौड़े से दरवाजे को मारने के लिए मुलाजमत देने की जरूरत नहीं थी और न ही उन्हें कोई मोल्ट खरीदने की जरूरत थी। ज्यादा अहम, फौरी तौर पर जापानी दरवाजे ज्यादा देर तक चल सकते हैं और शायद यहाँ तक कि किसी हादसे में ज्यादा सख्ती तौर पर मुस्तहकम रहे। ये सब कुछ दूसरी वजह से नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही टुकड़ों को यकीनी बनाना चाहते हैं। अमेरिकी कारसाज कंपनियों ने अपने रबड़ की मैलेट्स के साथ क्या किया, ये एक इस्तिहारा है जिसमें इतने सारे अफराद और तंजीमें लीड करती हैं। जब उन्हें एक ऐसे नतीजे का सामना करना पड़ता है जो मंसूबे के मुताबिक नहीं होता, तो उस वक्त तक एक मौसर मुख्तसर मुद्दती हरबे का सिलसिला इस्तेमाल किया जाता है जब तक मतलूबा नताइज हासिल किए जाते हैं। लेकिन वो हल कितना साख्ती लिहाज से मुस्तहकम है। दुनिया में बहुत सारी तंजीमें ठोस अहदाफ और मैलेट्स को हासिल करने के लिए काम करती हैं। जो ज्यादा हासिल करते हैं वही जो कम लोगों और कम वसाइल से ज्यादा फायदा हासिल करते हैं, जिसके साथ एक असर और रसूख की बड़ी मिकदार होती है। ताहम मसनूआत और काम और यहाँ तक के लोगों को भर्ती करे जो सब असल नियत पर मबनी हैं, अगरचा नताइज एक जैसे नजर आ सकते हैं। अजीम लीडरान चीजों की कदर समझते हैं जो हम नहीं देख सकते। हर हिदायत जो हम देते हैं, हर अमल जो हम मुरतब करते हैं, हर नतीजा जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, उसी चीज से शुरू होता है, एक फैसला। वो लोग जो मतलूबा नतीजे के असूल के लिए दरवाजे फिट होने के लिए उसमें हेरापेरी का फैसला करते हैं, और वो लोग भी जो कहीं से बहुत मुख्तलिफ शुरू करते हैं। अगरचा अमल के दोनों निसाब में एक जैसे मुख्तसर मुद्दत के नताइज बरामद होते हैं, ये वही चीज है जिसे हम नहीं देख सकते जो तवील मुद्दती कामयाबी को मजीद कामयाब बनाता है। ये पेशगोई सिर्फ एक के लिए की जा सकती है जो समझता था कि दरवाजे क्यों डिफॉल्ट के जरिए नहीं बल्कि डिजाइन के मुताबिक फिट होने की जरूरत है। बाब नंबर 2, गाजर और लाठियां, सजा और जजा। हेराफेरी ब मुकाबला हौसला अफजाई। आज मार्केट में बमुश्किल ही कोई मसनूह या खिदमत मौजूद है जिसे सारिफीन एक ही कीमत, एक ही मयार, एक ही सतह की खिदमत और एक ही जैसे खसूसियात के साथ किसी और से खरीद नहीं सकते। अगर आपको वाकई पहले मसनूह या खिदमत बेचने का फ़ायदा है तो शायद ये फ़ायदा महीनों में खो जाए। अगर आप वाकई में कोई अच्छी मसनूह या खिदमत पेश करते हैं तो जल्द ही कोई और ऐसा ही कुछ लेकर आएगा और हो सकता है कि आपसे भी बेहतर। लेकिन अगर आप ज्यादातर कारोबारी इदारों से पूछते हैं कि उनके सारिफ क्यों हैं, ज्यादातर आपको बताएंगे कि ये आला मयार, कीमत या खिदमत की वजह से है। दूसरे लफ्जों में ज्यादातर कंपनियों का कोई इशारा नहीं है कि क्यों उनके सारिफीन उनके सारिफ हैं। ये एक दिलचस्प एहसास है। अगर ज्यादातर कंपनियां वाकईतन नहीं जानती हैं कि उनके ग्राहक क्यों उनके ग्राहक हैं या फिर क्यों उनके मुलाजिमीन उनके मुलाजिम हैं, तो मजीद मुलाजिमीन को राग़िब करने और पहले से मौजूद मुलाजिमीन के दरमियान वफादारी की हौसला अफजाई करने का तरीका वो कैसे जानते हैं? हकीकत यह है कि आज ज्यादातर कारोबार नामुकम्मल या बदतर मुकम्मल तौर पर गलत मफरूज़ों की बुनियाद पर फैसले कर रहे हैं जो उनके कारोबार को चला रहे हैं। इंसानी तर्ज अमल पर असरानंदाज होने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके हैं। आप या हेराफेरी कर सकते हैं या आप हौसला अफजाई कर सकते हैं। जब मैं हेराफेरी का जिक्र करता हूँ, ये लाजमी तौर पर माकूल नहीं है। ये एक बहुत आम और मुनसिफाना हरबा है। दरअसल हम में से बहुत से लोग जब हम छोटे थे तब से ये कर रहे हैं। मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। इंतहाई मौसर मुज़ाकरात हैं जो कि बच्चों की नस्लों के जरिए यह हरबा इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो अपने दोस्त से कुछ हासिल कर सके। और किसी भी बच्चे की हैसियत से जिसने कभी कैंडी दी हो
ایک نئے بہترین دوست کی امید میں آپ کو بتا دے گا یہ کام کرتا ہے۔ کاروبار سے لے کر سیاست تک ہیرا پھیری فروخت اور مارکیٹنگ کی شکلوں میں سب سے بڑے پیمانے پر چلتی ہیں۔ عام ہیرا پھیری میں کچھ چیزیں شامل ہیں، جیسے کہ قیمت میں کمی، پروموشن چلانا، خوف کو استعمال کرنا، ہم مرتبہ کے دباؤ یا پرجوش پیغامات، اور اثر و رسوخ کے لیے بدت کا وعدہ سلوک، خواہ وہ خریداری ہو، ووٹ ہو یا سپورٹ۔ جب کمپنی یا تنظیموں کو اس بات کا واضح احساس نہیں ہے کہ ان کے صارفین کیوں ان کے صارفین ہیں، وہ ہیرا پھیری کی غیر متناسب تعداد پر انحصار کرتے ہوئے ان کی ضرورت کی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں اور اچھی نیت سے ہیرا پھیری کا کام کرتے ہیں۔ قیمت۔ بہت سی کمپنیاں قیمت کا کھیل کھیلنے سے ہچکچاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کارگر ہے، اتنا مؤثر، حقیقت میں کہ یہ ترغیب بعض اوقات بہت زیادہ منافع بخش ہوتا ہے۔ کچھ پیشہ ورانہ خدمات کی فرمیں ہیں جنہیں جب کاروبار کا ایک بڑا حصہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ صرف اس معاہدے کو انجام دینے کے لیے اپنی قیمت میں کمی نہیں کرتے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ انہوں نے اسے خود یا اپنے گاہکوں کے لیے کس طرح معقول بنایا۔ قیمت ایک انتہائی مؤثر ہیرا پھیری ہے۔ اپنی قیمتوں کو جیسے کم کریں گے، لوگ آپ سے خریدنا شروع کر دیں گے۔ ہم اسے خوردہ سیزن کے اختتام پر دیکھتے ہیں، جب مصنوعات سستی قیمت کی ہوتی ہیں۔ قیمت کو کم کر دیں اور اگلے سیزن کی مصنوعات کے لیے جگہ بنانے کے لیے شیلفیں بہت جلد صاف ہو جائیں گی۔ قیمت کا کھیل کھیلنا تاہم زبردست نقصان پر آ سکتا ہے اور کمپنی کے لیے ایک المیہ پیدا کر سکتا ہے۔ بیچنے والے کے لیے قیمت پر مبنی فروخت ہیروئن کی طرح ہے۔ قلیل مدتی فائدہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ یہ جتنا زیادہ کریں گے اس کی عادت کو ختم کرنا اور مشکل ہو جائے گا۔ ایک بار خریدار کسی مصنوع یا خدمت کی اوسط سے کم قیمت ادا کرنے کے عادی ہو جائے تو پھر ان سے زیادہ معاوضہ لینا بہت مشکل ہے، اور بیچنے والے قیمتوں کو کم سے کم کرنے کے لیے زبردست دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے اپنے مارجن کو کم سے کم کرتے ہوئے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ صرف معاوضے کے لیے مزید فروخت کرنے کی ضرورت کو ابھارتا ہے، اور ایسا کرنے کا تیز ترین طریقہ ایک بار پھر قیمت ہے۔ اور اس طرح قیمت کا نیچے کی طرف بڑھنا نشاور متعین ہوتی ہے۔ منشیات کی دنیا میں ان عادی افراد کو فضول کہا جاتا ہے، کاروباری دنیا میں ہم انہیں اجناس کہتے ہیں۔ انشورنس، گھر کے کمپیوٹر، موبائل فون سروس، پیکجڈ سامان کی کوئی بھی تعداد، پرائز گیم کے ذریعے تیار کردہ اشیاء، فہرست جاری و ساری ہے۔ تقریباً ہر صورتحال میں وہ کمپنیاں جو اپنی مصنوعات کو اجناس کے طور پر ماننے پر مجبور ہیں، وہ اسے اپنے اوپر لے آئے ہیں۔ میں اس بات پر بحث نہیں کر سکتا کہ قیمت کم کرنا کاروبار چلانے کا بالکل جائز طریقہ نہیں ہے۔ چیلنج منافع بخش رہنا ہے۔ لگتا ہے کہ والمارٹ اس قاعدے کا مستثنا ہے۔ انہوں نے قیمت کا کھیل کھیل کر غیر معمولی کامیاب کاروبار بنایا، لیکن یہ بھی ایک اعلیٰ قیمت پر آئے تھے۔ اسکل نے والمارٹ کو قیمتوں کی حکمت عملی کی موروثی کمزوریوں سے بچنے میں مدد کی، لیکن کمپنی کو سب سے بڑھ کر قیمت کے جنون نے اس کو بدنام کر دیا اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ اور کمپنی کا ہر ایک سکینڈل لاگت کو کم رکھنے کی کوششوں سے پیدا ہوا تاکہ وہ اس طرح کی قیمتوں کی پیشکش کر سکے۔ قیمت میں ہمیشہ کچھ خرچ آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ جو کمائی کرتے ہیں اس کے لیے آپ کتنا ادا کرنے کو تیار ہیں۔ پروموشنز۔ جنرل موٹرز کا جرأت مندانہ گول تھا مارکیٹ شیئر میں امریکی آٹوموٹیو انڈسٹری کی قیادت کرنا۔ 1950 میں امریکہ میں کار بنانے والے صنعت کار کے 4 انتخاب تھے: جی ایم، فورڈ، کرسلر اور AMC۔ غیر ملکی کارسازوں کے میدان میں آنے سے پہلے جی ایم کا غلبہ تھا۔ نئی مسابقت، جیسا کہ ایک کی توقع ہوگی، اس مقصد کو برقرار رکھنا مزید مشکل بنا دیا۔ مجھے یہ بتانے کے لیے کوئی اعداد و شمار فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 50 سالوں میں آٹو انڈسٹری میں کتنی تبدیلی ہوئی، لیکن جنرل موٹرز نے پچھلی صدی کے بیشتر حصے میں کامیابی حاصل کی اور اپنا قیمتی تسلط برقرار رکھا۔ تاہم 1990 کے بعد سے امریکی مارکیٹ میں ٹویوٹا کا حصہ 2007 تک دگنے سے زیادہ ہے۔ ٹویوٹا کا حصہ صرف 7.8 سے بڑھ کر 16.3% ہو گیا۔ اسی عرصے کے دوران
1990 में GM ने अपना अमेरिकी हिस्सा देखा कि 35% से ड्रामाई तौर पर मार्केट शेयर ड्रॉप होकर 2007 में 23.8% हो गया और 2008 के अवाइल में नाकाबिले फहम वाक़या हुआ। अमेरिकी सारिफीन ने अमेरिका में तैयार करदा गाड़ियों से ज्यादा गैर मुल्की साख्ता गाड़ियां खरीद ली। 1990 की दिहाई से जापान की तरफ से इस जारिहाना मुकाबले का सामना करना पड़ा। GM और अमेरिका के दीगर कारसाजों ने मराद की पेशकश की, जिसका मकसद उन्हें अपने कम होते हुए हिस्से पर कायम रहने में मदद फराहम करना था। इत्तेहाद के साथ बहुत ज्यादा फरोग देने वाले GM ने एक मर्तबा अपनी कारें और ट्रक खरीदने वाले सारिफीन को $500 से $7,000 के दरमियान कैशबैक मराहत की पेशकश की। एक तवील वक्त के लिए तरक्कियों ने बहुत खूब काम किया। GM की फरोख्त एक बार फिर अरूज पर थी, लेकिन तवील मुद्दती मराहत ने ड्रामाई अंदाज में GM के मुनाफे के मार्जिन को खराब करके एक गहरे सुराख में डालने में मदद की। 2007 में GM ने मराहत की वजह से बड़े पैमाने पर फी गाड़ी $729 खो दी। ये समझते हुए कि ये मॉडल नाकाबिले बर्दाश्त है, GM ने ऐलान किया कि वो इस पेश करदा कैशबैक की मराहत की मिकदार को कम कर देगा और इस कमी के साथ ही फरोख्त में कमी वाक़या हो गई। कोई नकद रकम नहीं, कोई ग्राहक नहीं। ऑटो इंडस्ट्री ने मौसर तरीके से सार्फिन के लिए कैशबैक जैसी फजूलियात बनाई थी और इस तवक्को को जन्म दिया था कि पूरी कीमत जैसी कोई चीज नहीं, चाहे ये एक के साथ एक मुफ्त खिलौना, प्रमोशंस ऐसी आम हेराफेरी हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम सबसे पहले हेराफेरी में फंस गए हैं। अगली बार जब आप डिजिटल कैमरा खरीदने के लिए बाजार जाओ, मिसाल के तौर पर इस बात पर तवज्जो दें कि आप अपना फैसला किस तरह लेते हैं। इस तस्वुर के साथ आपको आसानी से 2 या 3 कैमरे मिल जाएंगे। अगर आपको साइज, मेगापिक्सल की तादाद, मवाज़ने कीमत, अच्छे ब्रांड का नाम मालूम हो, लेकिन शायद किसी को प्रमोशन, मराहत मिल जाए, एक फ्री बैग या फ्री मेमोरी कार्ड, इस खसूसियात और फवायद की निस्बतन बराबरी को देखते हुए ये थोड़ी सी इजाफी चीजें बाज़ औक़ात पैमाइश को टिप करने में मददगार होती हैं। कारोबार से कारोबार की दुनिया में प्रमोशन को वैल्यू एडिड कहा जाता है, लेकिन असूल एक जैसे हैं। खतरे को कम करने के लिए कुछ मुफ्त में दे दें ताकि कोई आपके साथ कारोबार करे, और कीमत की तरह प्रमोशन भी काम करती हैं। प्रमोशंस की जोड़ तोड़ की नोयत रिटेल में इतनी अच्छी तरह कायम है कि इंडस्ट्री ने असूलों में से एक का नाम भी रख दिया है। वो उसे ब्रेकेज टूट पोट कहते हैं। टूटना, ब्रेकेज उन सारिफीन की फीसद की पैमाइश करता है जो प्रमोशन मरहत से फायदा उठाने में नाकाम होते हैं और उसके बजाय किसी प्रोडक्ट की पूरी कीमत अदा करते हैं। यह आमतौर पर उस वक्त होता है जब खरीदारी अपनी छूट का दावा करने के लिए जरूरी इकदामात की जहमत ना करें। एक अमल जानबूझकर पेचीदा या तकलीफदा रखा जाता है कि गलतियों के इम्कान को बढ़ाया जा सके या इस टूट फूट ब्रेकेज की तादाद को बरकरार रखा जा सके। छूट आमतौर पर ग्राहक से एक रसीद की एक कॉपी भेजने, पैकेजिंग से एक बार कोड काटने और बड़ी मेहनत के साथ मसनूआत के बारे में तफसीलात और उसे किस तरह खरीदी गई थी के साथ एक छूट फॉर्म पुर करने की जरूरत होती है। बॉक्स के गलत हिस्से में भेजना या दरख्वास्त पर तफसील छोड़ देना हफ्तों महीनों तक छूट में ताखीर कर सकता है या उसे मुकम्मल तौर पर कलअदम कर सकता है। छूट की सनत में उन सारिफीन की तादाद के लिए भी एक नाम है जो सिर्फ छूट के लिए दरख्वास्त देने की जहमत नहीं करते या जो उन्हें हासिल होने वाले छूट के चेक को कभी नकद नहीं करते। इसे फिसलना कहते हैं, स्लिपेज। कारोबारी इदारों के लिए छूट और दीगर हेराफेरी के कलील मुद्दती फवायद वाज़ेह हैं। एक छूट ग्राहकों को लालच देती है कि वो किसी प्रोडक्ट की मुकम्मल कीमत अदा करें जिसे उन्होंने सिर्फ जुज़वी रकम की वापसी के इम्कान की वजह से खरीदने पर गौर किया, लेकिन उनमें से तकरीबन 40% ग्राहकों को कभी भी कीमत नहीं मिलती जो उनके ख्याल में वो अदा कर रहे थे। इसे गैर मुनज़्ज़म टैक्स कहते हैं, लेकिन खुर्दा फरोश इस पर इन्हिसार करते हैं। रेगुलेटर्स ने छूट की सनत पर अपनी जांच पड़ताल तेज कर दी, लेकिन सिर्फ महदूद कामयाबी के साथ। छूट का अमल बोझल रहता है और इसका मतलब बेचने वाले के लिए मुफ्त रकम है। हेराफेरी अपने बेहतरीन अंदाज में, लेकिन किस कीमत पर? खौफ। अगर कोई अपनी जेब में केले के साथ एक बैंक को रोक ले
उस पर मुसल्लह डकैती का इल्जाम आयद किया जाएगा। वाज़ेह तौर पर किसी भी शिकार को गोली लगने का कोई खतरा नहीं था, लेकिन ये यकीन था कि डाकू के पास कानून के जरिए समझे जाने वाली हकीकी बंदूक है, और अच्छी वजह से इस बात को अच्छी तरह जानना कि खौफ उनके मुतालबात पर अमल करने की तरगीब देगा। डाकू अपने शिकारों को खौफजदा करने के लिए इकदामात करता है। खौफ हकीकी या ख्याली हो, बिलाशुबा लूट मार की सबसे ताकतवर हेराफेरी है। किसी को कभी भी IBM की खिदमत हासिल करने की वजह से नौकरी से नहीं निकाला गया। पुरानी कहावत है, खौफ से मुकम्मल तौर पर पैदा होने वाले रवैये की वजाहत। महकमा खरीदारी में मुलाजिम जिसको एक कंपनी में बेहतरीन सप्लाईज तलाश करने का काम सौंपा गया, एक बेहतर प्रोडक्ट को बेहतर कीमत पर टुकरा देता क्योंकि ये एक छोटी कंपनी या कम मारूफ ब्रांड की है। खौफ असली हो या ख्याली, उसकी नौकरी लाइन में होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो वो उसे अपनी नौकरी के वाज़ेह मकसद को नजरअंदाज करने के लिए काफी था, यहाँ तक कि कोई ऐसा काम जो कंपनी के बेहतरीन मुफाद में ना हो। जब खौफ से काम लिया जाता है तो हकायक इत्तफाकी होते हैं। जिंदा रहने के लिए हमारी हयातियाती मुहिम में गहराई से बैठे हुए इस जज्बात को हकायक और एहदाद शुमार से जल्दी मिटाया नहीं जा सकता। दहशतगर्दी इसी तरह काम करती है। ये आदाद शुमार का इम्कान नहीं है कि कोई दहशतगर्द के हाथों जख्मी हो जाए, लेकिन ये खौफ है कि ऐसा हो सकता है जो आबादी को माजूर कर दे। एक ताकतवर हेराफेरी करने वाला खौफ को अक्सर बहुत कम नागवार मुहर्रिकात के साथ इस्तेमाल करता है। हम अपने बच्चों की परवरिश के लिए खौफ का इस्तेमाल करते हैं। हम खौफ का इस्तेमाल करते हुए लोगों को इखलाकियात के ज़ाब्ते पर अमल करने की तरगीब देते हैं। खौफ आम तौर पर पब्लिक सर्विस इश्तिहारात में इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि बच्चों की हिफाजत या एड्स से मुतल्लिक आगाही को फ़रोग़ देना हो या सीट बेल्ट पहनने की ज़रूरत हो। जो भी 1980 की दिहाई में टेलीविज़न देख रहा था उसे एंटी ड्रग इश्तिहार की भारी मिकदार मिली, बशमूल नौउम्रों में मुनशियात के इस्तेमाल से लड़ने के लिए एक वफाकी प्रोग्राम का एक पब्लिक सर्विस इश्तिहार। ये आपका दिमाग है। उस आदमी ने सफ़ेद अंडे को पकड़ते हुए कहा। उसने अंडे को फींटते हुए गरम तेल के कढ़ाई में तोड़ दिया। ये आपका दिमाग है मुनशियात पर। कोई सवाल? और एक और इश्तिहार जिसका मकसद किसी बहादुर नौउम्र को जहन्नुम से डराना। कोकेन आपको सेक्सी नहीं बनाता, ये आपको मुर्दा बना देता है। इसी तरह जब सियासतदान कहते हैं कि उनके मुखालिफ टैक्स बढ़ा देगा या कानून नाफिज करने वाले इदारों पर अखराजात कम करेगा, या शाम की खबरें आपको खबरदार करती हैं कि आपकी सेहत या सलामती खतरे में है, जब तक कि आप 11 बजे ट्यून ना करें। दोनों बिलतरतीब वोटर्स और नाजरीन में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कारोबारी इदारे भी इस खौफ का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सबको अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, ताकि हम मसनूहात खरीद सकें। ख्याल ये होता है कि अगर आप प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदते हैं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। हर 36 सेकंड में कोई दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। एक मुकामी अमराज कल्ब के इश्तिहार में कहा गया है, क्या तुम्हारे पास रेडियोन है? तुम्हारे पड़ोसी के पास है। घरेलू आलूदगी। मुआयना सर्विस बेचने वाली किसी कंपनी के ट्रक के किनारे इश्तिहार पड़ता है और यकीनन इंश्योरेंस इंडस्ट्री आपको लाइफ इंश्योरेंस टर्म बेचना चाहेगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर किसी ने आपको कभी भी इंतबा के साथ कुछ भी फरोख्त किया है तो अगर आप उसे नहीं खरीदेंगे तो नताइज से डरें। वो आपके सर पर एक ज़रबुल मिसल बंदूक इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप अपने हरीफ के मुकाबले में उनको मुंतखब करने की कदर को देख सके, या शायद ये सिर्फ एक केला हो लेकिन ये काम करता है। ख्वाहिशात। मार्क ट्विन ने कहा कि तंबाकू नोशी तर्क करना सबसे आसान काम है। मैंने इसे सैकड़ों बार किया है। अगर खौफ हमें किसी खौफनाक चीज से दूर होने की तरगीब देता है तो ख्वाहिशमंद पैगामात हमें किसी मतलूबा चीज की तरफ राग़िब करते हैं। मार्केटियर्स अक्सर ख्वाहिशमंद होने की अहमियत के बारे में बात करते हैं। किसी को वो चीज पेश करते हैं जिसे वो हासिल करना चाहते हैं और किसी खास प्रोडक्ट या सर्विस के जरिए वहां आसानी से पहुंचने की सलाहियत। खुशगवार जिंदगी के चंद कदम।
इन ख्वाबों पर अपने ख्वाबों के लिबास के साइज के मुताबिक काम करें। 6 मुख्तसर हफ्तों में आप अमीर हो सकते हैं। ये तमाम पैगामात हेराफेरी करते हैं। वो हमें उन चीज़ों का लालच देते हैं जो हम चाहते हैं या वो शख्स बनना चाहते हैं जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। अगरचा ये पैगामात फितरत में मस्बत हैं, ख्वाहिशमंद पैगामात उन लोगों के लिए ज़्यादा कारआमद होते हैं जिनके पास नज़्म ज़ब्त की कमी होती है, या वो खौफज़दा या अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं कि उनके पास अपने ख्वाबों को हासिल करने की सलाहियत नहीं होती, जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हर कोई है। मैं हमेशा मजाक करता हूँ कि आप किसी को ख्वाहिशमंद पैगाम के ज़रिए जिम की रुकनियत खरीदवा सकते हैं, लेकिन उन्हें हफ्ते में 3 दिन जाने के लिए थोड़ा सा इल्हाम, इंस्पायरेशन दरकार होता है। कोई जो सेहतमंद तर्ज जिंदगी गुजारता है और वर्जिश करने की आदत रखता है, वो वजन कम करने के 6 आसान इकदामात का जवाब नहीं देता है। ये वो लोग हैं जिनके पास तर्ज जिंदगी नहीं है, जो सबसे ज्यादा असास है। ये कोई न्यूज़ या खबर नहीं है कि बहुत सारे लोग अपने ख्वाबों का जिस्म हासिल करने की कोशिश में ख़िज़ा के बाद ख़िज़ा आजमाते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस हिकमत अमली का इंतखाब करते हैं। हर एक इस हिकमत अमली के साथ आता है कि बाकायदा वर्जिश और मुतवाज़न ख़िज़ा नताइज को बढ़ाने में मदद देगी। दूसरे अल्फाज में नस्म व ज़ब्त। जिम की रुकनियत हर जनवरी में तकरीबन 12% बढ़ती है, क्योंकि लोग सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए अपने नए साल की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद फिटनेस के शौकीन अफराद का सिर्फ एक हिस्सा साल के आखिर तक जिम में शिरकत कर रहा होता है। ख्वाहिशमंद पैगामात रवैये को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह ज्यादा देर कारआमद नहीं होता। ख्वाहिशमंद पैगामात न सिर्फ सारिफ के मार्केट में मौसर हैं, बल्कि ये कारोबारी लेन देन, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में बहुत अच्छा काम करते हैं। कंपनियों के मैनेजर, बड़े और छोटे, सब अच्छा करना चाहते हैं, लिहाजा वो फैसला करते हैं, कंसल्टेंट्स की खिदमत हासिल करते हैं और निज़ाम को नाफिज करते हैं ताकि उनको मतलूबा नताइज हासिल करने में मदद मिले। लेकिन अक्सर व बेशतर ये निज़ाम नाकाम नहीं होते, बल्कि उनको बरकरार रखने की सलाहियत नाकाम होती है। मैंने कई सालों में बहुत सारे निज़ाम या तरीकों को नाफिज किया है ताकि मेरी कामयाबी को हासिल करने में मेरी मदद की जाए। सिर्फ 2 हफ्तों के बाद अपने आप को अपनी पुरानी आदतों में वापस पा लेता था। मैं एक ऐसे निज़ाम की ख्वाहिश रखता हूँ जो मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए निज़ाम नाफिज करने से बचने में मेरी मदद करे, लेकिन मैं शायद ज़्यादा देर तक इस पर अमल नहीं कर पाऊंगा। तवील मुद्दती ख्वाहिशात का ये कलील मुद्दती जवाब कारपोरेट दुनिया में भी जिंदा और अच्छा है। मेरे एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट दोस्त को $1 अरब की कंपनी ने अपने अहदाफ और ख्वाहिशात की तकमील में मदद के लिए रखा था। उसने वजाहत की कि मसला ये था कि कुछ भी हो जाए, कंपनी के मैनेजर हमेशा बेहतर तवील मुद्दती हल पर तेज सस्ते ऑप्शन की तरफ राग़िब होते हैं। आदती डाइटर्स की तरह उनके पास पहली बार ऐसा करने के लिए वक्त या पैसा कभी नहीं होता, उसने अपने मुवक्किल के बारे में कहा, लेकिन उनके पास हमेशा ऐसा दोबारा करने का वक्त और पैसा होता है। हम मर्तबा साथियों का दबाव। 5 में से 4 दांतों के डॉक्टर ट्राइडेंट को तरजीह देते हैं। च्युइंगम के इश्तहार में आपको उनकी प्रोडक्ट को आजमाने की कोशिश करते हैं। एक आला यूनिवर्सिटी में डबल ब्लाइंडेड स्टडी का नतीजा आगाज किया गया कि रात गए तक इंफोमर्शल को दिखाया जाता है। इश्तहारी अंडे अगर प्रोडक्ट प्रोफेशनल्स के लिए अच्छी है तो ये आपके लिए भी काफी अच्छी है। 1 मिलियन से ज्यादा मुतमईन सारिफीन और गिनती के साथ एक और इश्तहार को आसान बनाता है। ये सब दबाव की शक्लें हैं। जब मार्केटर्स रिपोर्ट करते हैं कि आबादी की अक्सरियत या माहिरीन का एक ग्रुप अपनी मसनूहात को दूसरे मसनूहात पर तरजीह देता है, वो खरीदार को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ वो बेच रहे हैं वो बेहतर है। दबाव इसलिए काम करता है कि हमें यकीन होता है कि अक्सरियत या माहिरीन हम में से ज्यादा जानते हैं। दबाव इसलिए काम नहीं करता क्योंकि अक्सरियत या माहिरीन हमेशा सही होते हैं, बल्कि इसलिए कि हम डरते हैं कि हम गलत हो सकते हैं। कारोबारी मैदान में साथियों के दबाव को शामिल करने के लिए बाज़ औक़ात मशहूर शख्सियात की तौसीक की जाती है। अगर वो उसे इस्तेमाल करता है
तो हम सोचते हैं कि ये तो अच्छी चीज होगी। जब हम टाइगर वुड्स, नाइकी गोल्फ मसनूहात या टाइटलिस्ट गोल्फ बॉल्स की तायीद करते हैं तो ये समझ में आता है नाइकी के साथ वुड्स का मुआहदा दरअसल कंपनी को गोल्फ की दुनिया में नक्शे पर डालने का सहरा देना है। लेकिन टाइगर ने जनरल मोटर्स, कारों, मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड, फूड और टैग हेवर घड़ी की भी तायीद की है जो खास तौर पर गोल्फर के लिए डिजाइन की गई है। घड़ी इत्तफाकी तौर पर 5000 जी के झटके को बर्दाश्त कर सकती है। गोल्फ के मुकाबले में गोल्फ बॉल की तरफ से ज्यादा झटका लग सकता है, लेकिन टाइगर ने उसकी तायीद की, लिहाजा ये अच्छा होना जरूरी है। मशहूर शख्सियात की तौसीक हमारी ख्वाहिशात और उनकी तरह बनने की ख्वाहिशात को अपील करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। सबसे वाज़ेह मिसाल गेटवर्ड की थी, मैं माइक की तरह बनना चाहता हूँ, मुहिम जिसने नौजवानों को बड़े होने का लालच दिया और वो माइकल जॉर्डन की तरह बनेंगे अगर वो गेटवुड पहनते हैं। मशहूर शख्सियात की तौसीक की बहुत सी दूसरी मिसालों के साथ ताहम कनेक्शंस को देखना मुश्किल है। सेम वाटरस्टन मिसाल के तौर पर कानून के सेम वाटरस्टन TD अमेरिट्रेड से ऑनलाइन ट्रेडिंग फरोख्त करता है, लेकिन उसकी मशहूर शख्सियत के लिए ये गैर यकीनी है कि एक अदाकार पागलों को सजा देने के लिए मशहूर ब्रांड के लिए क्या करता है। मुझे लगता है कि वो काबिल एतमाद है। मुतासिर कुन नौजवान ही हम मर्तबा अफराद के दबाव का शिकार नहीं होते। हम में से बेशतर को सेल्समैन के दबाव का तजर्बा हुआ है। क्या आपने कभी सेल्स का नुमाइंदा आपको ये कहकर कुछ ऑफिस सॉल्यूशन बेचने की कोशिश की है कि आपके 70% हरीफ उनका सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आप क्यों नहीं? लेकिन क्या होगा अगर आपके 70% हरीफ बेवकूफ हो, या फिर अगर 70% को इतनी वैल्यू एडिड दी जाए या इतनी कम कीमत दी जाए कि वो मौके का इनकार ही ना कर सके। ये मश्क सिर्फ एक काम और एक काम करने के लिए बनाई गई है, आपको खरीदने के लिए आप पर दबाव डालना, आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि आपको किसी चीज की कमी महसूस हो रही है, या ये कि आपके अलावा बाकी सब जानते हैं और अक्सरियत के साथ जाना बेहतर है ना? मेरी वालदा कहती हैं, अगर आपके दोस्त अवन में अपना सर डालें तो क्या आप भी ऐसा करोगे? अफसोस की बात है ये कि अगर माइकल जॉर्डन या टाइगर वुड्स को सिर्फ इतना करने की अदायगी की गई तो ये हकीकत में एक ट्रेंड शुरू कर सकता है। नयापन, नोवेल्टी, AKA इनोवेशन। डिजाइन और इंजीनियरिंग में एक बड़ी जिद्दत में मोटरोला ने पहला फोन बनाया। 2004 की एक प्रेस रिलीज पढ़े जिसमें मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी की नई एंट्री इंतहाई मुकाबला खेज मोबाइल फोन मार्केट में मुतारिफ करने का ऐलान किया गया था। धातुओं का मजमुआ जैसे एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम, नई पेशरफ्तों के साथ जैसा कि एक अंदरूनी एंटीना और कीमियाई तौर पर तैयार करदा कीपैड, एक ऐसे आले को तश्कील देने का बायस बना जिसकी पैमाइश सिर्फ 13.9 मिलीमीटर है, और इसने काम किया। लाखों अफराद वो एक मोबाइल लेने के लिए पहुंच गए। मशहूर शख्सियात ने सुर्ख कालीन पर अपने रेजर्स को चमकाया, यहां तक कि 1 या 2 वजीर आजम इस पर बात करते नजर आए। 50 मिलियन से ज्यादा यूनिट बेच चुके हैं। कुछ लोग बहस कर सकते हैं कि रेजर एक बड़ी कामयाबी नहीं थी। मौजूदा मोबाइल की तवक्कुआत को पीछे छोड़कर रेजर इनकलाबी जिद्दत पेश करने की मोटरोला की तारीख की नुमाइंदगी करता है। मोटरोला के साबिक CEO एडजेंडर ने अपने नए वेंडर प्रोडक्ट के बारे में वायरलेस इंडस्ट्री से आने वाली मुस्तकबिल की मसनूआत के लिए एक नई बार कायम करते हुए कहा, ये एक मसनूआ मोटरोला के लिए एक बहुत बड़ी माली कामयाबी थी। ये वाकई यादगार तनासुब की जिद्दत, इनोवेशन थी। और क्या ये था? 4 साल से भी कम अरसे के बाद जेंडर को जबरदस्ती निकाल दिया गया। रेजर के आगाज के बाद से स्टॉक ने अपनी औसत कीमत के 50% पर तिजारत की और मोटरोला के हरीफों ने आसानी से रेजर के फीचर्स और फंक्शनैलिटीज को इतने ही जदीद नए फोन्स के साथ पीछे छोड़ दिया। मोटरोला को एक बार फिर सिर्फ एक और मोबाइल फोन बनाने वाला कंपनी के तौर पर पेश किया गया जो अपने पैसों के लिए लड़ रहा था। इससे पहले बहुत से लोगों की तरह
कंपनी ने जिद्दत को नएपन के साथ उलझा दिया। हकीकी इख्तरा सनतों या यहाँ तक के मुआशरे का रुख बदल देती हैं। लाइट बल्ब, माइक्रोवेव अवन, फैक्स मशीन, आईट्यून्स, ये हकीकी इख्तराहात हैं जिन्होंने हमारे कारोबार को चलाने के तरीके को बदल कर रख दिया कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। और आईट्यून्स के मामले में एक सनत को चैलेंज किया कि वो अपने कारोबारी मॉडल का मुकम्मल जायजा ले। मोबाइल फोन में कैमरा शामिल करना मिसाल के तौर पर कोई इख्तरा नहीं है, एक बेहतरीन खसूसियत यकीनी तौर पर, लेकिन सनत को तब्दील करने वाला नहीं। इस नज़रसानी शुदा तारीफ को जहन में रखते हुए हत्ता कि मोटरोला को अपनी नई प्रोडक्ट की वजाहत भी चंद बेहतरीन खसूसियात की फहरिस्त बन जाती है। एक दाती केस, पोशीदा एंटीना, फ्लैट कीपैड और एक पतला फोन, मुश्किल से इनकलाबी इख्तरा। मोटरोला ने कामयाबी के साथ ताज़ा तरीन चमकदार चीज़ को डिज़ाइन किया था ताकि लोग पुरजोश हो सके, कम अज कम उस वक्त तक जब तक कि कोई नई चमकदार चीज़ सामने ना आए। और यही वजह है कि ये खसूसियात इख्तरा से ज़्यादा नयापन है। इन्हें फ़र्क करने की कोशिश में शामिल किया जाता है लेकिन दोबारा ईजाद नहीं किया जाता। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन इस पर कोई तवील मुद्दती कदर शामिल करने पर एतमाद नहीं किया जा सकता। नयापन फरोख्त को बढ़ा सकता है, रेजर ने इसे साबित किया, लेकिन असर देर पा नहीं रहता है। अगर कोई कंपनी कसरत से बहुत सारे नए आइडियाज शामिल करती है तो इसका प्रोडक्ट या ज़मरे पर कीमत का खेल जैसा ही असर पड़ सकता है। मज़ीद खसूसियात के साथ फ़र्क करने की कोशिश में मसनूआत अशिया की तरह नज़र आने लगती हैं और महसूस होती है, और कीमत की तरह कमोडाइजेशन की तलाफी के लिए लाइन में एक और प्रोडक्ट को शामिल करने की ज़रूरत नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। 1970 की दिहाई में कोलगेट टूथपेस्ट की सिर्फ 2 किस्में थी, लेकिन जैसे जैसे मुकाबला बढ़ता गया, कोलगेट की फरोख्त में कमी आने लगी तो कंपनी ने एक नई प्रोडक्ट मुतारिफ कराई जिसमें एक नई खसूसियत शामिल थी, शायद फ्लोराइड का इजाफा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सफ़ेद करना, टाटर कंट्रोल, चमकदारियाँ। हर इख्तरा ने यकीनी तौर पर फरोख्त को बढ़ाने में मदद की, कम अज़ कम थोड़ी देर के लिए, और यूं ये सिलसिला चलता रहा। अंदाज़ा लगाए कि आपके पास आज से मुंतखब करने के लिए कोलगेट के कितने मुख्तलिफ किस्म के टूथपेस्ट हैं। 32। आजकल कोलगेट टूथपेस्ट की 32 मुख्तलिफ अक़साम हैं, बच्चों के लिए बनाए गए चार्ट को छोड़कर। और ये देखते हुए कि हर कंपनी दूसरे की बिदअतों का जवाब कैसे देती है, इसका मतलब ये है कि कोलगेट के हरीफ भी इतनी ही तादाद में मुख्तलिफ किस्में फ़रोख्त करते हैं जो एक ही मयार के बारे में है, एक जैसे फ़वायद के बारे में तकरीबन एक ही कीमत पर पेश करते हैं। यहाँ लफ्जी तौर पर दर्जनों और दर्जनों टूथपेस्ट हैं जिनमें से इंतखाब किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये जाहिर करने में कोई डेटा नहीं कि अमरीकी 1970 की दिहाई के मुकाबले अब अपने दांत साफ कर रहे हैं। इस तमाम जिद्दत की बदौलत ये जानना तकरीबन नामुमकिन हो गया है कि कौन सा टूथपेस्ट आपके लिए सही है। यहाँ तक कि कोलगेट भी अपनी वेबसाइट पर एक लिंक पेश करता है जिसका नाम है फैसला करने में मदद की ज़रूरत है। अगर कोलगेट को उनकी मसनूआत में से किसी एक को चुनने में हमारी मदद की ज़रूरत है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तगय्युरात हैं, तो हम कैसे फैसला करेंगे कि जब हम सुपरमार्केट में हमारी मदद के लिए उन वेबसाइट के बगैर जाएंगे। एक बार फिर ये चमकदार हाशिया के ताज़ा तरीन सेट की एक मिसाल है जिसे आजमाइश या ख़रीदारी की हौसला अफजाई के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो कंपनियां चालाकी से जिद्दत का बेस बदलती हैं वो दरअसल नयापन है, और ये सिर्फ पैक शुदा सामान ही नहीं है जो सारिफिन को राग़िब करने के लिए नएपन पर इन्हिसार करता है। ये दूसरी सनतों में भी आम अमल है, ये काम करता है, लेकिन शाज़ व नादिर ही अगर कभी हिकमत अमली किसी वफादार ताल्लुकात को मजबूत करती है। एप्पल के आईफोन ने इसके बाद से मोटरोला रेजर की जगह ले ली है जो कि मकबूल होना ज़रूरी मोबाइल फ़ोन है। ताहम तमाम बटनों को हटाना और टच स्क्रीन लगाना ऐसा नहीं है जो आईफोन को जदीद बनाता है। वो शानदार नई खसूसियात हैं, लेकिन दूसरे उन चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं और ये ज़मरे की नई वजाहत नहीं करेगा।
जो और है जो एप्पल ने किया जो बहुत ज्यादा अहम है। एप्पल न सिर्फ उसकी रहनुमाई कर रहा है कि मोबाइल फोन किस तरह डिजाइन किए जाते हैं, बल्कि आम एप्पल फैशन में ये भी कि सनत कैसे काम करती है। मोबाइल फोन इंडस्ट्री में ये सर्विस फराहम करने वाला है, फोन बनाने वाला नहीं, जो फोन की पेश करदा तमाम खसूसियात और फवायद का तायुन करता है। टी मोबाइल, वेरिजन, वायरलेस, स्प्रिंट, AT&T सब हुक्म देते हैं मोटोरोला, नोकिया, एरिक्सन, LG और दीगर फोन क्या करेगा। फिर एप्पल जाहिर हुआ, उन्होंने ऐलान किया कि वो सर्विस फराहम करने वाले को बताएंगे कि फोन क्या करेगा। दूसरी तरफ AT&T वाहिद था जिसने इत्तेफाक किया। इस तरह कंपनी को नई टेक्नोलॉजी पेश करने का खसूसी मुआहदा हासिल हुआ। ये इस किस्म की तब्दीली है जो सनत को कई सालों तक मुतासिर करेगी और चमकदार नई प्रोडक्ट के लिए स्टॉक को फरोख्त के चंद सालों से आगे बढ़ाएगी। नावल, हाँ, वो कीमत जो आप अपनी कमाई के लिए अदा करते हैं। मैं इस बात पर इख्तिलाफ नहीं कर सकता कि हेराफेरी काम करती है। इनमें से हर एक दरहकीकत रवैये पर असरअंदाज होने में मदद कर सकता है और इनमें से हर एक कंपनी को काफी कामयाब होने में मदद कर सकता है। लेकिन तिजारत के मामलात हैं, इनमें से एक भी वफादारी पैदा नहीं करता। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी कीमत ज्यादा होती है, फवायद सिर्फ कलील मुद्दती होते हैं और वो खरीदार और बेचने वाले दोनों के लिए तनाव की सतह को बढ़ाते हैं। अगर आपके पास गैर मामूली तौर पर गहरी जेब है या आप तवील मुद्दती पर गौर किए बगैर सिर्फ एक मुख्तसर मुद्दती फायदा हासिल करने के ख्वाहा हैं, तो ये हिकमत अमली और हरबे बेहतरीन है। कारोबारी दुनिया से हटकर आज सियासत में भी जोड़ तोड़ का मामूल है। जिस तरह हेराफेरी फरोख्त तो कर सकती है लेकिन वफादारी पैदा नहीं कर सकती, इसी तरह वो उम्मीदवार को मुंतखब होने में भी मदद कर सकती है लेकिन वो क़यादत की बुनियाद नहीं बना सकती। क़यादत का तकाजा है कि लोग आपके साथ अच्छे या बुरे दोनों हालात में रहें। क़यादत किसी एक तकरीब के लिए नहीं बल्कि बरसों तक लोगों को इकट्ठा करने की सलाहियत है। कारोबार में क़यादत का मतलब ये है कि ग्राहक आपकी कंपनी की हिमायत जारी रखेंगे यहाँ तक कि आप गलती भी कर जाएं। अगर हेराफेरी ही वाहिद हिकमत हमली है तो अगली बार जब खरीदारी के फैसले की जरूरत हो तो क्या होगा? इलेक्शन जीतने के बाद क्या होगा? दोबारा कारोबार और वफादारी में बहुत फर्क है। दोबारा कारोबार उस वक्त होता है जब लोग आपके साथ मुतअद्दिद बार कारोबार करते हों। वफादारी तब होती है जब लोग आपके साथ कारोबार जारी रखने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट या बेहतरीन कीमत को टुकराने के लिए तैयार होते हैं। वफादार ग्राहक अक्सर मुकाबले की तहकीक करने या दूसरे ऑप्शंस का लुत्फ उठाने की जहमत नहीं करते। वफादारी आसानी से नहीं जीती जाती। दोहराए कारोबार ताहम बस इसमें मजीद जोड़ तोड़ की जरूरत होती है। हेराफेरी की तकनीक्स आज अमरीकी कारोबार में एक ऐसी अहम बुनियाद बन चुकी हैं कि कुछ लोगों के लिए इस आदत को खत्म करना अमली तौर पर नामुमकिन हो गया है। किसी भी लत की तरह चाहत पुरसुकून होने के लिए नहीं है बल्कि अगली इस्लाह को तेज और ज्यादा कसरत से तलाश करना है। और जितनी अच्छी कलील मुद्दती ऊंचाइयां महसूस हो सकती हैं उनका किसी तंजीम की तवील मुद्दती सेहत पर नुकसानदा असर पड़ता है। कलील मुद्दती नतायज के आदी आज कारोबार बड़ी हद तक एक के बाद एक यके बाद दीगरे को शामिल किए जाने वाले फौरी इस्लाहात का एक सिलसिला बन गया है। कलील मुद्दती हिकमत अमली इस कदर नफीस हो गई है कि एक पूरी मईशत को हेराफेरी करने के लिए तैयार किया है जो कि आदाद शुमार और नीम साइंस से लेस है। बराह रास्त मार्केटिंग कंपनियां मिसाल के तौर पर हिसाब पेश करती हैं कि उनके बेचे गए बराह रास्त मेल के हर टुकड़े पर कौन से अल्फाज बेहतरीन नतायज हासिल करेंगे। जो लोग मेल इन रैबिट्स की पेशकश करते हैं वो तरगीबी कामों को जानते हैं और वो जानते हैं कि छूट जितनी ज्यादा होगी ये उतनी ही ज्यादा मौसर होगी। वो इस कीमत को भी जानते हैं जो उन छूटों के साथ जाती हैं। उन्हें मुनाफा बख्श बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स टूट-फूट और फिसलन की तादाद को एक खास हद से ऊपर रहने पर इंसार करते हैं, बल्कि हमारे काबिल एतमाद मुनशियात के आदि की तरह, जिसके रवैये को इस बात से तक़वियत मिलती है कि कलील मुद्दती आला कितना अच्छा लगता है।
چھوٹ کی اہلیت کو مزید مبہم یا بھوجل بنانے کا لالچ کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ سیمسنگ الیکٹرونکس کی دیو نے اس قسم کے عمدہ پرنٹ کے فن میں مہارت حاصل کی جو کمپنیوں کے لیے چھوٹ کو اتنا منافع بخش بناتا ہے۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں کمپنی نے مختلف قسم کی الیکٹرانک مصنوعات پر $150 تک کی چھوٹ کی پیشکش کی۔ ٹھیک پرنٹ میں یہ شرط عائد کی گئی کہ چھوٹ فی پتہ 1 تک محدود ہے، ایک ایسی ضرورت جو اس وقت کسی کے لیے بھی کافی مناسب لگتی تھی۔ اس کے باوجود عملی طور پر اس نے مؤثر طریقے سے ان تمام صارفین کو نااہل کر دیا جو اپارٹمنٹ کی عمارتوں میں رہتے تھے جہاں ایک سے زیادہ رہائشیوں نے ایک ہی چھوٹ کے لیے درخواست دی تھی۔ کیش بیک کے لالچ میں 4000 سے زیادہ سیمسنگ صارفین کو ان بنیادوں پر چھوٹ دینے سے انکار کرتے ہوئے نوٹس موصول ہوا۔ اس عمل کو نیو یارک کے اٹارنی جنرل کی توجہ میں لایا گیا اور 2004 میں سیمسنگ کو حکم دیا گیا کہ وہ اپارٹمنٹ میں رہنے والوں کو چھوٹ کے دعووں میں $2 لاکھ ادا کریں۔ یہ ایک کمپنی کا انتہائی معاملہ ہے جو پکڑی گئی، لیکن یو پی سی علامتوں کو کاٹنے، فارم بھرنے اور آخری تاریخ سے پہلے یہ سب کرنے کی چھوٹ کا کھیل زندہ اور ٹھیک ہے۔ ایک کمپنی کس طرح گاہک پر مرکوز ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے جب وہ صارفین کی تعداد کی پیمائش کرنے میں بہت آرام دہ ہر پرسکون ہے جو بحث کے کسی بھی وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہیں گے۔ ہیرا پھیری سے لین دین ہوتا ہے، وفاداری نہیں۔ یہ آسان ہے، ٹی وی انفارمیشل وضاحت کرتا ہے۔ صرف اپنے سونے کے پرانے زیورات پری پیڈ بیمہ شدہ لفافے میں ڈالیں اور ہم آپ کو صرف 2 دن میں سونے کی قیمت کا چیک بھیج دیں گے۔ mygoldenvelope.com اس صنعت کے رہنماؤں میں سے ایک ہے جو سونے کو ریفائنری میں بیچنے، پگھلنے اور اجناس کی منڈی میں دوبارہ متعارف کرنے کے لیے بروکر کے طور پر کام کرتا ہے۔ جب ڈکلس فیرسٹن اور مائیکل موران نے کمپنی شروع کی تو وہ کاروبار میں بہترین بننا چاہتے تھے۔ وہ پچھلی گلی کے پیادوں کی دکان کی ساکھ کے ساتھ ایک صنعت کو تبدیل کرنا چاہتے تھے اور اسے تھوڑا سا ٹفنی کی چمک دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے تجربے کو کامل بنانے میں پیسہ لگایا۔ انہوں نے کسٹمر سروس کے تجربے کو مثالی بنانے کے لیے کام کیا۔ وہ دونوں کامیاب کاروباری تھے اور برانڈ بنانے کی اہمیت اور کسٹمر کے مضبوط تجربے کو جانتے تھے۔ انہوں نے بیلنس کو درست کرنے کی کوشش میں بہت پیسہ خرچ کیا تھا اور انہوں نے مختلف مقامی اور قومی کیبل اسٹیشنوں پر براہ راست جوابی اشتہارات میں اپنے فرق کی وضاحت کرنے کو یقینی بنایا۔ ایک طرح کی پیشکشوں سے بہتر، وہ کہیں گے، اور یہ صحیح تھے، لیکن سرمایہ کاری نے توقع کے مطابق ادائیگی نہیں کی۔ کچھ مہینوں بعد فیرسٹن اور مورون نے ایک اہم دریافت کی۔ ان کے تقریباً تمام صارفین نے ان کے ساتھ صرف ایک بار کاروبار کیا۔ ان کا لین دین کا کاروبار تھا، پھر بھی وہ اسے اس سے کہیں زیادہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی سروس کو ایک طرح کی پیشکشوں سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا چھوڑ دی اور اس کے بجائے اچھے کے ساتھ طے کر لیا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ زیادہ تر لوگ دہرائے گئے گاہک نہیں بن رہے تھے، دوسری خدمت سے کوئی سر سے سر موازنہ نہیں کیا جائے گا۔ انہیں صرف ایک خریداری کا فیصلہ کرنے اور ایک خوشگوار تجربہ پیش کرنے کی ضرورت تھی کہ لوگ اس کی سفارش کسی دوست سے کریں۔ مزید کچھ غیر ضروری تھا۔ جب ایک بار mygoldenvelope.com کے مالکان نے محسوس کیا کہ انہیں ان چیزوں میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو وفاداری پیدا کرتی ہیں، اگر وہ صرف لین دین کو چلانا چاہتے ہیں تو ان کا کاروبار بہت زیادہ مؤثر اور زیادہ منافع بخش ہوگا۔ اوسطاً ایک بار ہونے والے لین دین کے لیے گاجر اور چھڑیاں، انعامات اور سزا مطلوبہ رویے کو ظاہر کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جب پولیس انعامات کی پیشکش کرتی ہے تو وہ گویا ٹپسٹر کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہوتی، یہ صرف ایک لین دین ہے۔ جب آپ اپنے بلی کے بچے کو کھو دیتے ہیں اور اسے واپس حاصل کرنے کے لیے انعام کی پیشکش کرتے ہیں تو آپ کو اسے واپس کرنے والے شخص کے ساتھ دیر پا تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اپنی بلی واپس چاہتے ہیں۔ ہیرا پھیری کسی لین دین کو چلانے کے لیے یا کسی ایسے رویے کے لیے جو صرف ایک بار یا غیر معمولی مواقع پر درکار ہوتی ہے، ایک بالکل درست حکمت عملی ہے۔ پولیس جو انعامات استعمال کرتی ہیں وہ گواہوں کو مشورے یا ثبوت فراہم کرنے کے لیے آگے آنے کی ترغیب دینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔
जो गिरफ्तारी का बाहिस बन सके, और किसी भी प्रमोशन की तरह हेराफेरी काम करेगी अगर हौसला अफजाई खतरे को कम करने के लिए काफी ज्यादा महसूस करती है। किसी भी सूरत हाल में जिसमें एक शख्स या तंजीम एक से ज्यादा लेन देन चाहता है, ताहम अगर एक वफादार देर पा ताल्लुकात की उम्मीद हो, जोड़ तोड़ से कोई फायदा नहीं होता। क्या कोई सियासतदान आपका वोट चाहता है, मिसाल के तौर पर, या क्या वो आपसे जिंदगी भर की हिमायत और वफादारी चाहता है? इन दिनों इलेक्शन कैसे चलाए जाते हैं? ऐसा लगता है कि वो सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मुखालिफिन को बदनाम करने वाले इश्तिहारात, वाहिद मसाइल पर तवज्जो और खौफ या ख्वाहिशात पर गैर आरामदा इन्हिसार सभी इशारे हैं। ये हथकंडे इंतखाबात जीत जाते हैं, लेकिन वो वोटरों में वफादारी पैदा नहीं करते। अमरीकी कारों की सनत ने मुश्किल तरीके से सीखा कि कारोबार की तामीर के लिए हेराफेरी पर इन्हिसार करने की ज्यादा लागत उस वक्त थी जब वफादारी की परवरिश के लिए उन्हें वाकई जरूरत थी। जबकि वक्त अच्छा हो और पैसा अच्छा हो तो हेराफेरी एक काबिल अमल हिकमत अमली हो सकती है, लेकिन मार्केट के हालात में तब्दीली ने उन्हें बहुत महंगा बना दिया। जब 2008 में तेल का बहरान आया तो ऑटो इंडस्ट्री की तरक्कियां और मराहत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। 1970 की दिहाई में भी ऐसा ही हुआ था। इस सूरत हाल में हेराफेरी से कितने अरसे तक कलील मुद्दती फायदा हासिल हो सकता है, इसकी वजाहत उस वक्त की लंबाई से होती है जब मईशत हिकमत अमली को बरकरार रख सकती है। यह एक बुनियादी तौर पर कमजोर प्लेटफॉर्म है जिस पर कारोबार की तामीर करना है, ना खत्म होने वाली तेजी का मफरूजा। अगरचा वफादार गाहक दीगर पेशकशों और मुराद से कम लालच में आते हैं, अच्छे वक्तों में कारोबार का आजादाना बहाव उनकी कदर को पहचानना मुश्किल बना देता है। ये मुश्किल वक्त में है कि वफादार सारिफिन सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। हेराफेरी काम करता है लेकिन उन पर पैसा खर्च होता है, बहुत पैसा। जब उन हथकंडों को फंड देने के लिए रकम दस्तियाब ना हो तो वफादार पैरवी ना करना वाकई तकलीफ देता है। 11 सितंबर के बाद ऐसे सारिफिन थे जिन्होंने साउथ वेस्ट एयरलाइंस को अपनी हिमायत जाहिर करने के लिए चेक भेजे। एक नोट जिसमें $1000 के चेक के साथ लिखा था, आप उन सालों में मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं। इन मुश्किल वक्तों में मैं आपकी मदद करके आपका शुक्रिया कहना चाहता हूँ। साउथ वेस्ट एयरलाइंस को जो चेक मौसूल हुए वो यकीनी तौर पर कंपनी के निचले हिस्से पर कोई खास असर डालने के लिए काफी नहीं थे, लेकिन वो उस एहसास की अलामत थे जो सारिफिन को ब्रांड के लिए था। उनमें शराकतदारी का जज्बा था। जिन लोगों ने पैसे नहीं भेजे उनके वफादार रवैयों की पैमाइश करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन इसका असर तवील मुद्दत में अनमोल रहा, जिसने जनूब मगरिब को तारीख की सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श एयरलाइन के तौर पर अपनी पोजीशन बरकरार रखने में मदद मिली। ये जानना कि आपके पास एक वफादार गाहक और मुलाजिमीन की बुनियाद है, न सिर्फ अखराजात कम होते हैं बल्कि ये बड़े पैमाने पर जहनी सुकून फराहम करता है। वफादार दोस्तों की तरह आप जानते हैं कि आपके गाहक और मुलाजिमीन आपके साथ होंगे जब आपको उन सब की ज्यादा जरूरत होगी। कस्टमर और कंपनी, वोटर्स और उम्मीदवार, बास और मुलाजिम के दरमियान मुश्तरका हम इसमें से एक साथ हैं का एहसास है जो अजीम लीडरों की तारीफ करता है। इसके बरअक्स हेराफेरी पर इन्हिसार करने और बेचने वाले के लिए यकसा दबाव पैदा करता है। खरीदार के लिए जानना मुश्किल हो गया है कि कौन सी प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड या कंपनी बेहतरीन है। मैं टूथपेस्ट की अक़साम के पहलाव और सही को मुंतखब करने की दुश्वारी के बारे में मजाक करता हूँ, लेकिन टूथपेस्ट सिर्फ एक इस्तिहारा है। तकरीबन हर फैसला जो हमसे हर एक दिन करने को कहा जाता है वो टूथपेस्ट का इंतखाब करने जैसा है। ये फैसला करना कि किस कानूनी फर्म की खिदमत हासिल करनी है, कॉलेज में शिरकत करना है, कार खरीदनी है, कंपनी के लिए काम करना है, उम्मीदवारों को मुंतखब करना है। बस बहुत ज्यादा इंतखाब है। तमाम इश्तिहारात, प्रमोशंस और दबाव जो हमें किसी न किसी तरीके से आजमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हर एक दूसरे से ज्यादा जोर देने की कोशिश करता है कि वो हमारे पैसे या हमारी मदद के लिए हमें अदालत में पेश करे। बिल आखिर एक मुस्तकिल नतीजा बरामद करता है, तनाव। कंपनियों के लिए भी जिनकी जिम्मेदारी ये है कि वो फैसला करने में हमारी मदद करें,
ان کی ایسا کرنے کی صلاحیت دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ہر روز مقابلہ کچھ نیا، کچھ بہتر ہو رہا ہے۔ مسلسل ایک نئی پروموشن کے ساتھ آنا پڑتا ہے، ایک نئی گوریلا مارکیٹنگ کی حکمت عملی، ایک نئی خصوصیات شامل کرنا مشکل کام ہے۔ سالوں کے قلیل مدتی فیصلوں کے طویل مدتی اثرات کے ساتھ مل کر جنہوں نے منافع کے مارجن کو کم کیا ہے، یہ تنظیموں کے اندر بھی تناؤ کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ جب ہیرا پھیری معمول کی بات ہو تو کوئی نہیں جیتتا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ آج کاروبار کرنا اور آج افرادی قوت میں رہنا پہلے سے زیادہ دباؤ کا شکار ہے۔ پیٹرو وائبرو اپنی کتاب امریکن مینیا جب زیادہ کافی نہیں ہے میں دلیل دیتے ہیں کہ آج ہم جن بیماریوں کا شکار ہیں ان میں سے بہت سی خراب خوراکیں ہیں جو ہم کھا رہے ہیں، یا ہماری خوراک میں جزوی طور پر ہائیڈروجنیٹڈ تیل سے بہت کم تعلق رکھتے ہیں۔ بلکہ وائبرو کا کہنا ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جو کارپوریٹ امریکہ نے تیار کیا ہے، جس نے ہمارے تناؤ کو اس حد تک بڑھا دیا ہے کہ ہم لفظی طور پر اس کی وجہ سے خود کو بیمار کر رہے ہیں۔ امریکہ ریکارڈ سطح پر السر، ڈپریشن، ہائی بلڈ پریشر، پریشانی اور کینسر کا شکار ہے۔ وائبرو کے مطابق زیادہ کہ وہ تمام وعدے دراصل ہمارے دماغ کے انعامی سرکٹس کو اوورلوڈ کر رہے ہیں۔ آج امریکہ میں کاروبار کو چلانے والے قلیل مدتی فوائد دراصل ہماری صحت کو تباہ کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ کام کرتا ہے، اسے صحیح نہیں بناتا۔ ہیرا پھیری کا خطرہ یہ ہے کہ وہ کام کرتے ہیں، اور چونکہ ہیرا پھیری کام کرتی ہیں، یہ ایک معمول بن گیا ہے جس پر زیادہ تر کمپنیوں اور تنظیموں کے ذریعے عمل کیا جاتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ سائز یا صنعت کچھ بھی ہو، یہ حقیقت اکیلے ایک نظامی سازی کا دباؤ پیدا کرتی ہے۔ کامل ستم ظریفی کے ساتھ ہم جوڑ توڑ کرنے والے ہمارے اپنے نظام سے ہیرا پھیری کر چکے ہیں۔ ہر قیمت میں کمی، پروموشن، خوف پر مبنی یا خواہش مند پیغام، اور ہم اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے والے نئے پن کے ساتھ ہم اپنی کمپنیاں، اپنی تنظیمیں اور اپنے نظام کو کمزور سے کمزور پاتے جاتے ہیں۔ 2007 میں شروع ہونے والے معاشی بحران اگرچہ صرف ایک اور انتہائی ہے۔ اس کی مثال کہ اگر کسی غلط مفروضے کو زیادہ دیر تک جاری رہنے دیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے۔ ہاؤسنگ مارکیٹ کا زوال اور اس کے نتیجے میں بینکنگ انڈسٹری کا زوال بینکوں کے اندر ہیرا پھیری کے سلسلے کی بنیاد پر کیے گئے فیصلوں کی وجہ سے ہوا۔ ملازمین کے ساتھ بونس کے نام پر ہیرا پھیری کی گئی، جس سے کم نظریہ فیصلہ سازی کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ ذمہ دار اختلاف کی حوصلہ شکنی کرنے والے کسی بھی شخص کی کلی شرمندگی، قرضوں کے مفت بہاؤ نے گھریلو خریداروں کو قیمتوں کی تمام سطحوں پر اپنی استطاعت سے زیادہ خریدنے کی ترغیب دی۔ بہت کم وفاداری تھی۔ یہ تمام لین دین کے فیصلوں کا ایک سلسلہ تھا، مؤثر لیکن زیادہ قیمت پر۔ چند ایک سب کی بھلائی کے لیے کام کر رہے تھے۔ وہ کیوں کریں گے؟ ایسا کرنے کی کوئی وجہ نہیں دی گئی تھی۔ فوری تسکین سے بڑھ کر کوئی وجہ یا یقین نہیں تھا۔ بینکرز پہلے نہیں تھے جو اپنی کامیابی سے متاثر ہوئے۔ امریکی کار مینوفیکچررز نے کئی دہائیوں سے اپنے آپ کو اسی طرح چلایا ہے۔ ہیرا پھیری کے بعد ہیرا پھیری، مختصر مدت کے فیصلے پر بنایا گیا مختصر مدت کا فیصلہ۔ جب ہیرا پھیری ہی عمل کا بنیادی طریقہ ہوتا ہے تو بکلنگ یا یہاں تک کہ گرنا ہی واحد منطقی نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ہیرا پھیری رواج ہے، لیکن ایک متبادل بھی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے تقسیم کیجیے تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے زیادہ مستفید ہو سکے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔